हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होम एजुकेशन। ये मेरी सोशियोलॉजी से रिलेटेड थर्ड वीडियो है। पिछले वीडियो मैंने मोस्टिंग और फर्स्ट यूनिट आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड यूनिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड यूनिट के आपका पहला क्वेश्चन जो था, सामाजिक संगठन किसे कहते हैं, और इसकी विशेषताएं भी पढ़नी है। तो आपको इसमें पढ़ना है कि सामाजिक संगठन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है साथ में बंधा हुआ। संगठन परस्पर क्या होता है, सहयोग पर निर्भर होता है। क्लियर। फिर आपको बताना है किसके अनुसार, जॉनसन के अनुसार आपको बतानी है। इसमें बताना है कि सामाजिक संगठन के अंतर्गत उन समस्त प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो सामूहिक जीवन का निर्माण करती हैं और उससे क्या होता है, संकट तथा, ये देखिए, संकट तथा संघर्ष की स्थितियों का सामना करने में क्षमता प्रदान करती है। आप इतना समझ लो, संगठन में आपको क्या याद रखना है कि आप कोई संगठन चला रहे हो, उसमें भाग आप ऐसे समझो आप कि चाहे संगठन हो या फैमिली को ले लो, तो आप लोग जब तक एक दूसरे साथ में रहकर नहीं अपनी फैमिली चलाओगे या संगठन, तो क्या होगा, मजबूत नहीं होगा। ये है इसका मतलब। अब ये किन के अनुसार थी, जॉनसन के अनुसार। तो आप इसमें कोई परिवर्तित नहीं कर सकते, आपको यही याद करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में बताया था, उनका नाम क्या था आपके, तो मैंने आपको फर्स्ट यूनिट बताया था कि उन्होंने अपनी परिभाषा दी थी, टॉलकिट पार्सन ने। तो ऐसे ही आपको उसमें भी मैंने कहा था कि जो सोशलिस्ट अपने अनुसार बताते तो उसमें चेंज नहीं कर सकते। ऐसे ही इसमें आपको करना है कि जो जॉनसन के अनुसार है आप वही लिखेंगे। क्लियर। अब चलते हैं। और एक बात और आप याद रखिए, एक अपनी ये सोशियोलॉजी हुई, बिजनेस हुआ, इकोनॉमिक्स हुई, इसमें क्या होता है, जैसे सोशियोलॉजी के सोशलिस्ट हो गए तो क्या होते हैं, ये अपनी खुद परिभाषा देते हैं। तो अपन लोगों को क्या होता है कि ये पेपर में पूछता भी है कि इनके अनुसार बताइए, तो अपन लोगों को लिखना भी पड़ता है। और यदि अपन लोग नहीं लिखते हैं उसी के अनुसार तो वो नंबर नहीं देता। अपन लोग चाहे कितना भी उसकी परिभाषा लिख दें, अर्थ लिख दें, लेकिन वो जिसके अनुसार पूछ रहा है अपन को उसी के अनुसार बताना पड़ेगा। क्लियर। दूसरी बात ये समझिए आप कि जैसे सामाजिक संगठन को ही आप देख लो या कोई और क्वेश्चन में है, मैं आपको लगभग सभी पाठों में समाजशास्त्र के अनुसार आपको परिभाषा बताऊंगी। अगर पेपर में वो आपको पूछता है तो आपको लिखना ही लिखना है। यदि वो नहीं पूछता है तो भी आप लिखेंगे, क्योंकि ये रूल होता है सोशलिस्ट का कि आपको किसी न किसी के अनुसार एक देनी पड़ेगी। समझ आया आप लोगों को। चलिए, वरना क्या होता है, नंबर नहीं आप लोगों को मिलता है। एक सोच, चाहे वो पूछे तो लिखना है आपको। और मैं आपको बताती जो जा रही हूँ, सबसे अच्छा है कि आपको आए तो आपको सोशलिस्ट के अनुसार लिखनी है अपनी परिभाषा। क्लियर। चलिए, फिर एक थोड़ा और इसका मतलब देख लें। 1 मिनट। चलिए, यहाँ पे सेकंड है कि जो शारीरिक संगठन को सुव्यवस्थित रखने के लिए प्रत्येक अंग को क्या होना चाहिए, प्रत्येक अंग का घनिष्ठ संबंध होना चाहिए या तालमेल बनाए रखते हैं अपने। वैसे क्या होता है, उसी प्रकार जो समाज के विभिन्न समूह होते हैं, जैसे क्या, संस्थाएं हो गई, प्रथाएं हो गई, रीति रिवाज हो गई, समितियां हो गई, ये क्या करती हैं, आपस में संबंध बनाए रखती हैं। आप इसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझो कि संगठन का मतलब क्या होता है, साथ में। आप नॉर्मल एग्जाम ले लो, अपनी फैमिली, विद्यालय या कुछ भी चीज़ ले लो, तो अगर जैसे अपनी शरीर के अंग ही ले लो, बॉडी पार्ट्स ले लो, कि आपका दो हाथ है, एक हाथ काम कर रहा है, सेकंड हाथ आपका काम नहीं कर रहा है, तो आपका शरीर कैसा हो जाएगा, कमज़ोर। वैसे ही आप फैमिली में ले लो कि आप लोग 2-3 भाई हो या सिस्टर हैं, तो अगर वो लोग साथ में रहेंगे तो आपकी फैमिली संगठित मजबूत रहेगी। लेकिन आप लोग कहीं, एक यहाँ भाग रहा, दूसरा वहाँ भाग रहा, तीसरा सुन, तो इससे क्या होगा, अपनी फैमिली कमज़ोर हो जाती है। संगठन का मतलब ये होता है। चलिए, इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। ये रही आपकी विशेषताएं। तो ये रही आपकी विशेषताएं, दिख रही हैं आप लोग को। ये समझ लो, आपके सेकंड यूनिट में आप कोई भी क्वेश्चन लिखोगे, ये सभी के लिए आपको कॉमन रहेंगी आपकी। आपको सिर्फ सेकंड यूनिट में यही विशेषताएं याद रखनी है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको यही लिखना है। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली देखो आपकी विशेषता है सामाजिक संरचना। सेकंड है आपकी सामाजिक नियोजन। थर्ड है आपकी सामाजिक समन्वयन। फिर है आपकी सामाजिक नियंत्रण। फिर आपकी लोचपूर्ण, सहयोग की भूमिका, आपसी संघर्ष, आचार विचार का समान होना। फिर क्या है आपका, प्रतिस्पर्धा की भावना का जन्म होना। सामाजिक क्या है, बुराइयों का विरोध करना। देखिए,
फिर व्यवस्थापन, अनुकूलन, सामंजस्य, साम्यवादी समाज, इस तरीके से आपकी ये है विशेषताएं। पहले मैंने हेडिंग आपको बताई सामाजिक संरचना। आप सामाजिक संरचना को ऐसे समझ सकते हैं कि इस संरचना को आप स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, जो घर की नींव होती है, या ढांचा समझ लें इसको। जैसे आप अपने घर की ले लो कि आप जितने अच्छे आप रूल बनाएंगे, जैसा आप अपना घर का माहौल रखेंगे तो बच्चे क्या होंगे, वैसे ही माहौल में होंगे तो बच्चे अच्छी बातें करेंगे, अच्छा उनका आचार विचार होगा। तो आप सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका घर भी बन रहा, तो आप अगर जैसी नींव रख देंगे, जैसे कहते हैं कि नींव आपने कुछ बनवा दी, घर का स्ट्रक्चर कुछ और, तो ऐसा नहीं, जितनी मजबूती आप नींव में रखेंगे तो वैसे ही आपका घर भी मजबूत होगा। वैसे ही आप फैमिली, विद्यालय कहीं का भी ले लो, वैसे ही संगठन का हाल है अपना कि मजबूत होगा तो आपका वो भी होगा। चलिए, सेकंड है आपकी सामाजिक नियोजन। जैसे आपकी सेकंड वाली हेडिंग है नियोजन। नियोजन का मतलब होता है भविष्य की प्लानिंग करना। जैसे आप समझ लो कि आपको एक मॉल डालना है, तो आप उसमें दिमाग लगा रहे कि इसमें हमें इतना रुपए चाहिए, इतना अच्छा इसमें ये चाहिए, हमें ये भी करना है इसमें। तो आप जितना अच्छा आप अपना उसमें ज्ञान प्राप्त कर लोगे कि, तो जैसे आप व्यापार का ही ले लो कि जैसे आपको कोई व्यापार स्टार्ट करना है, तो आप ऐसे ही तो स्टार्ट कर नहीं दोगे कि चलो सोच लिया है तो हमने स्टार्ट कर दिया। पहले आप बिजनेस के बारे में सोचोगे कि हमें कहाँ ज़मीन लेनी है, कैसे स्टार्ट करना है, कितने पैसे लगेंगे, तो भविष्य के सब सोचोगे, सोचते जाओगे। जब आप सटीक अनुमान लगा लोगे कि हाँ हमें ये करना है, तो आपका संगठन कैसा होगा, सफल। कहने का मतलब ये है कि आपको इसमें जब प्लानिंग करते हैं तो सटीक अनुमान लगना चाहिए, तो जिससे क्या होगा, आपका सामाजिक संगठन मजबूत होगा और सफल होगा। क्लियर। अब आपको मतलब ये है कि आप कितना अच्छा अनुमान, प्लानिंग, जैसे कोई काम करते हैं तो उसकी प्लानिंग अब जितनी अच्छी करेंगे आपका काम उतना ही अच्छा होगा, ये आपको इसमें लिखना है। अब आपकी थर्ड जो हेडिंग है सामाजिक समन्वयन। समन्वय का मतलब होता है एक दूसरे से क्या, तालमेल बना के रखना, अपने अच्छे संबंध बना के रखना। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लो, आपने मैंने मानव शरीर का दिया था आपको कि अगर मानव शरीर के 2 हाथ हैं, उसमें से अगर एक हाथ या हाथ की उंगली ही ले लो आप, अगर वो काम नहीं कर रही है तो क्या हो जाएगा, शरीर कमज़ोर हो जाएगा। और अपन लोग जैसे संगठन है, किसी से कंपटीशन ही कर रहे हैं, तो अपन लोग क्या हो जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। ये है मेरा कहने का मतलब। समन्वय का मतलब आप सीधा याद रखें, तालमेल बना के रखना, अच्छे अपने संबंध बना के रखना। क्लियर। अब आप नियंत्रण से समझिए। नियंत्रण का आप क्या कहते हैं, कंट्रोल इंग्लिश में बोलते हैं। तो जैसे आप एक व्यापार ले लो कि आपने व्यापार में चाहे कितना पैसा लगा लिया, चाहे आपका कितना भी बड़ा व्यापार हो, लेकिन आपने नियंत्रण नहीं रखा। जैसे कोई व्यक्ति 10 बजे आ रहा, 10 बजे का ऑफिस है, कोई पता चले 12 बजे आ रहा, कोई काम ही नहीं ढंग से कर रहा, एक दिन का काम 10-15 दिन में हो रहा, तो क्या होता, नियंत्रण नहीं रखता है, तो इससे क्या होता, दिक्कत होती। वैसे ही समाज का होता है कि समाज को नियंत्रण रखने, कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी होती है। क्लियर। चलिए, फिर आपको बताना है कि लोचपूर्ण की भूमिका। ये मैंने जब आपको सामाजिक व्यवस्था पढ़ाई थी तब भी मैंने आपको बताई थी, अब मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जो लोचपूर्ण का मतलब ये होता है समय के अनुसार परिवर्तन। तो आप ये समझ लीजिए कि जब भी आपका समाज के ऊपर कोई क्वेश्चन आए तो आप ये समझ लीजिए कॉमन हेडिंग ही आप रख लो। और तो जैसे ही आपको कहीं परिवर्तन की हेडिंग लिखनी हो तो आप सोशियोलॉजी में क्या लगाएंगे, लोचपूर्ण की भूमिका लगाएंगे। इसमें आप समय परिवर्तन नहीं लिख सकते क्योंकि ये इसकी भाषा है, इतना बस आप याद रखेंगे। क्लियर। अब आपको बतानी है नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी सहयोग की भूमिका। अब देखिए नाम से क्लियर हो रहा है, सहयोग की भूमिका। अब जैसे आपको संगठन चलाना है या घर चलाना है या विद्यालय चलाना है, कुछ भी चलाना है, तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, पैसे रुपए के अलावा भी तो कोई चीज़ की ज़रूरत होती, वो होती है सहयोग की। तो वही तो लिखा कि सहयोग की भूमिका होनी चाहिए। क्लियर। फिर है देखो आपसी संघर्ष। मतलब जैसे आप संगठन चला रहे हो या घर चला रहे हो, जैसे आपस में ही झगड़ा कर रहे हो आप लोग, तो कहाँ मजबूत हो गए, वो कमज़ोर पड़ जाएगा। तो इससे क्या होता, अपना संगठन कमज़ोर पड़ जाएगा। वैसे इसमें कि आपसी संघर्ष नहीं होना चाहिए। क्लियर। फिर आपको बताना है कि आचार विचार का समान होना। अब देखिए स्पष्ट लिखा है कि आचार विचार का समान होना। जैसे आप लोग कहीं एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, अब आपके कोलीग से आपका संबंध नहीं बन रहा कि आप वो कुछ सोच रहा है, आप कुछ सोच रहे हैं, तो आपका तालमेल नहीं बन रहा है। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा संगठन क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, या व्यापार कमज़ोर हो जाएगा, कुछ भी आप समझ लें।
तो हम लोग की सोच एक जैसी होनी चाहिए, हम लोग को तालमेल एक जैसा बनाना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा संगठन मजबूत होगा। अगर नहीं बना पाएंगे तो कमज़ोर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है आपकी प्रतिस्पर्धा की, क्या है, भावना का जन्म होना। देखिए प्रतिस्पर्धा का मतलब आप ऐसे लिखेंगे द्वेष। जैसे आप अपने घर में ले लो कि जब तक आप लोग एक साथ लेकर चलेंगे सभी को, तब तक तो अपना संगठन मजबूत रहेगा। यदि किसी में द्वेष की भावना आ गई तो क्या हो जाएगा, हमारा संगठन कमज़ोर हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे सब लोग। ये है नेक्स्ट। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी संगठन को या व्यापार को या घर को आपको आगे ले चलना है अच्छे तरीके से, तो सभी का क्या होना जरूरी है, साथ रहना जरूरी है, अलग अलग नहीं, साथ रहना। आप इससे भी याद रख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो हेडिंग है आपकी सामाजिक बुराइयों का विरोध। अब जैसे आप लोग ये समझ लो कि दो धर्म के व्यक्ति हैं, वो अपने धर्म के बारे में सही कह रहा है लेकिन दूसरा कह रहा है ये गलत है, एक्चुअली में वो गलत है लेकिन वो कह रहा है हमारे धर्म में तो चलता है तो हमारे लिए तो सही है। तो इनका विरोध करना चाहिए, जो चीज़ गलत है उसका हमें विरोध ही करना चाहिए, उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा जो संगठन है वो मजबूत होगा और समाज में क्या आएगी, सुधार होगा। जैसे बुरी चीज़ खत्म हो जाएगी तो हमारा संगठन कैसा होगा, सही होगा। ये कहने का मतलब। अब आपकी नेक्स्ट जो हेडिंग है, अब देखिए ये जो आपको हेडिंग दिख रही है यहाँ पे, व्यवस्था, अनुकूलन, सामंजस्य वगैरह, ये प्रॉपरली कही जाए तो इसी की हेडिंग है जो मैंने आपको सामाजिक संगठन के बारे में बताया। पर ये जो मैंने इतनी आपको हेडिंगें बताई हैं ये आपको सेकेंड यूनिट में सब जगह यूज़ करनी है। क्लियर। तो आप इनको लिख बस लीजिए, मैं इनको एक एक करके मैं इनका डेटा बता रही हूँ आपको। अभी आप इनको लिख लीजिए, मैं इनको एक एक करके समझा रही हूँ आपको। चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बताना है अनुकूलन। तो बताना है इसमें कि सामाजिक संगठन को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए अनुकूलन की जो प्रक्रिया का क्या होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसका, अनुकूलन का। क्लियर। फिर देखिए, फिर आपको बताना है कि व्यवहारिक रूप से अनुकूलन वह प्रक्रिया है जो विभिन्न व्यक्तियों तथा समूहों को अपने पर्यावरण के अनुकूलन से अपने अस्तित्व को बनाए रखने में क्या करती है, सहयोग करती है। तो आपको इसमें ये रखना है कि जैसा आपका वातावरण होगा वैसे ही आप लोग अपने आप को ढाल लोगे। अनुकूल मतलब ये आप याद रखेंगे। क्लियर। चलिए दूसरे शब्दों में आप और एक बार देख लीजिए, जो अनुकूलन का अर्थ होता है वो होता परिस्थिति के अनुसार समाज का, देखो बदलाव लिखा है वही चीज़ कि बदलाव जैसा जैसा क्या होगा, आपके आचार विचार तथा स्वभाव का संगठन होगा वैसी जीव क्या करेगा, उसी के अनुसार बदलने की कोशिश करता है। चाहे आप वातावरण ले लो, समाज ले लो, कि जैसे बोलने वाले व्यक्ति होंगे, जैसा खान पान होगा, वैसे ही आप लोग स्टार्ट कर दो। भले ही आप लोग उस चीज़ में ना ढले हो। जैसे पहले क्या होता था, लड़कियां देखो जीन्स नहीं पहनती थी, पर आज का फैशन क्या है, लड़कियां जीन्स पहनती। हाँ एक दो अपवाद के रूप में होते तो उन्हें छोड़ के, लेकिन जैसा देखो टाइम होगा आपको वैसे ही उसमें ढलना पड़ेगा। ये होता है आपका अनुकूलन। क्लियर। अब आपको उसको प्रकार देखने हैं। तो पहला जो है वो आपका पहला है कि भौतिक अनुकूलन। तो बेटा आपको उसमें ये बस याद रखना कि जो भौतिक अनुकूलन का आशय होता है प्रकृति से, प्रकृति दशाओं से, बस आप इतना याद रखेंगे। जैसे आप समझ लो, जैसे ठंडे प्रदेश होते हैं और गर्म प्रदेश। यदि आप ठंडे प्रदेश वाले व्यक्ति को गर्म प्रदेश में भेज दें या गर्म प्रदेश वाले व्यक्ति को ठंडे में भेज दें तो वो क्या हो पाएगा, अनुकूलित नहीं हो पाएगा है। अगर वो गर्मी में, जब तक उसे गर्मी वाले प्रदेश में ना जाने दोगे जब तक वो अनुकूलित नहीं हो पाएगा। ये है हमारा मतलब। अब सेकंड है आपका, देखो जैविक अनुकूलन। देखिए जैविक मतलब जीवन, अनुकूल मतलब जीवन। ये आप ऐसे याद रखेंगे कि जो जैविक अनुकूलन है जीवन जीने के लिए। जैसे आप मछली का उदाहरण ले लें तो मछली का अगर मछली को पानी से बाहर निकाल लोगे तो क्या हो जाएगी, जिंदा रहेगी, बिल्कुल नहीं, मर जाएगी। तो कुछ लोग ऐसे इसमें आ जाते हैं, जैसे आप मगरमच्छ को ही ले लो, वो कहाँ पर रह सकता है, सिर्फ पानी में ही रह सकता है। सॉरी, वो मैंने मगरमच्छ को बोल दिया। मगरमच्छ उभयचर होता है, वो पानी और थल दोनों में रहता है। जैसे आप मगरमच्छ को एक पिंजरे में बंद कर दो या शेर को, तो वो क्या ज़्यादा दिन तक जीवित रहेंगे, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो मछली है ऐसी उसका हाल है कि मछली सिर्फ क्या होती है, पानी में जीवित रह सकती है। क्लियर। आप सीधा ये याद रखो कि जैसा जीव होगा उसे वैसे अनुकूलन की आवश्यकता पड़ेगी, वरना वो जीवित नहीं रह पाएगा। क्लियर। अब आपको थर्ड बताना है सामाजिक अनुकूलन।
तो आपको सामाजिक जो अनुकूलन है, आप उसमें ये बताएँगे कि जो अनुकूलन का यह रूप जो केवल कहाँ तक मानव समाज तक मतलब संबंधित है। क्या? सामाजिक जो अनुकूलन है। इसमें क्या होता है, मनुष्य को अपनी क्या होती है प्राकृतिक तथा जो जैविक उसकी दिशाओं के साथ एक ऐसे जटिल समाज को क्या करना पड़ता है, उसे अनुकूलित अपने हिसाब से करना पड़ता है। जैसे आप एग्ज़ाम्पल के लिए ले लो, अपने यहाँ के वेशभूषा, रीति-रिवाज़ अलग हैं। अब वहीं आप यूरोप साइड चले जाओ, अफ्रीका तरफ, तो उन लोगों के अलग-अलग हैं। तो क्या होता है कि अगर अपन लोगों को वहाँ पहुँचा दिया जाए अपने यहाँ के व्यक्तियों को, तो क्या है वो लोग अनुकूलित नहीं हो पाएँगे वहाँ के वेशभूषा में, रीति-रिवाज़ में। ये होता है इसका। तो जो जैसे कि भौतिक अनुकूलन था, वैसे ही देखो जैविक का भी मैंने आपको बताया। इसमें आप लोग मनुष्य से याद रख सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका अनुकूलन का होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो ये मैंने आपको अनुकूलन का क्वेश्चन बताया है, ये ज़्यादातर बेटा लघु में पूछा जाता है। तो आप ये मत सोचिए कि बहुत छोटा क्वेश्चन है, आपके लिए पर्याप्त है। दो ढाई पेज आपके आराम से हो जाएंगे। फिर मैंने 3 आपको प्रकार बताए, तो उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं। और भी आपको जो एग्जाम्पल याद आते जाएँ आप लिख लीजिएगा, और कम हो सके तो आप कमेंट में लिख देंगे, तो बाकी बच्चे भी पढ़ लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन आप पढ़ने से पहले एक चीज़ और सुन लीजिए। आपका जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है ये बेटा थ्योरी बेस्ड है। आप इसमें चाहे जितना लिख लो फिर भी कम है। जैसे आपने अभी तक हिस्ट्री के बारे में सुना कि जितना लिखो उतना कम है, सेम ऐसे ही आप इसको ले लो। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैम बस अपनी लोकल भाषा में बताती जा रही हैं, जो लिखना है वो तो बता ही नहीं रही हैं। तो बेटा आपके पास नोट्स होंगे, बुक भी होंगी, तो आप उससे तो पढ़ सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में क्वेश्चन कह क्या रहा है वो आपको थोड़ी पता चलेगा कि बुक बता देगी कि हम तो ये कह रहे हैं। तो मैं सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे आपने बुक से पढ़ा, आपने 4-5 लाइन याद हो गई, बाकी भूल गए, आप छोड़ के आ गए। तो मैं जो आपको सीधी भाषा में समझाती हूँ, लोकल भाषा में, उससे क्या होता है आप लोगों को क्वेश्चन याद बना रहता है। तो आप कितना भी कम लिखेंगे, छोटा मोटा कितना भी छोड़ेंगे, तो आप फिर भी कम से कम 3-4 पेज आराम से लिख के आ जाएंगे। और आप याद करेंगे तो खींच के आप 4-5 लाइन ही याद कर पाएंगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपने कहा हाँ यहाँ ये था इस तरीके से। तो मैं क्या करती हूँ, आपको सिर्फ समझाने की कोशिश करती हूँ। क्लियर? चलिए देखिए, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है आपका। तो जो कोई जुड़ना चाहे, उसमें मैंने बीए का ग्रुप जो है बना दिया है। तो जो कोई ना उसमें ऐड हुआ हो, तो आप लोगों को अगर ऐड होना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, सामंजस्य है। तो सामंजस्य में आपको बताना है कि सामंजस्य की प्रक्रिया सामाजिक संगठन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके द्वारा ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार होता है, जिससे क्या होता है, 1 मिनट, जिससे वहाँ के जीव अपने आप को भौतिक तथा सामाजिक वातावरण के साथ साथ एक दूसरे की तरह बनाने का प्रयास करते हैं। मतलब क्या होता है सामंजस्य में, एक दूसरे की मदद करते हैं। आपको इतना याद रखना है। मैंने यही देखो आपको अनुकूलन में बताया, यही तो पढ़ते चले जा रहे हैं। बस जो शब्द है आपको उसका पर याद रख। फिर आपको बताना है सामंजस्य में सहयोग की भावना क्या होती है, बढ़ती है। देखो जब एक दूसरे की आप मदद करोगे तो क्या होगा, सहयोग की क्या होगी, भावना बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, प्रतिस्पर्धा तथा प्रतिद्वंद्विता की भावना खत्म होती है। और आपस में उनके क्या होंगे, देखो विचार तालमेल खाएंगे, अच्छे तालमेल उनके संबंध बनेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा संगठन मजबूत होगा और संगठित रहेगा। वही देखो मैं आपको बता दीजिए कि अपन को क्या करना है, अपना संगठन मजबूत करना है। क्लियर? अब बतानी है इसकी आपको विशेषताएं। पहली हेडिंग है आपकी समूह का आकार। देखिए अब जैसे अपना संगठन है, आप स्कूल ले लें, विद्यालय लें, घर ले लें, जब इकट्ठा आपका आकार बड़ा होगा, एक दूसरे का सहयोग होगा, तो क्या होगा, उसका आकार देखिए बड़ा होगा। यही मैंने आपको परिभाषा में भी बताया। फिर देखिए गतिशीलता होगी, फिर क्या हो गया, सामाजिक देखो सुरक्षा होगी, प्रतिस्पर्धा का देखो अभाव होगा, और क्या था, संगठन में देखो मजबूती। देखिए आपको यहाँ से भी मैं बता दे रही हूँ। देखिए प्रतिस्पर्धा यहाँ से देखो निकल रही है आपकी, उनके विचार देखो आपस में भी होंगे, संगठन मजबूत होगा। लिखा आपकी परिभाषा ही, बस आपको क्या होता है विशेषता में इन्हीं से हेडिंग निकालना होता है। वो मैं आपको सिखा रही हूँ कि कैसे हेडिंग निकालते, कैसे बताते हैं आपको। या तो जब मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन क्या बताया था, सामाजिक संगठन बताया था, उसमें मैंने आपको हेडिंग कई सारी बताई थी और कहा था ये सभी आपके लिए कॉमन है। देखिए यहाँ पे देखिए, दिख रही है आपको यहाँ पर हेडिंग है, ये देखिए सामाजिक संरचना मैंने आपको बताई थी। बस यहाँ पे जैसे आप सामंजस्य क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे सामंजस्य संरचना लिख देंगे।
फिर सेकंड है आपकी सामाजिक नियोजन, तो आप इसमें मतलब जहाँ पे ये सामाजिक लगा है आप सामंजस्य लगा देंगे बस। पर यहाँ तक जो मैंने आपको 10 तक बताई ये वाली नहीं आप यूज़ करेंगे कॉमन में, सिर्फ मैंने आपको जब ये संगठन भी पढ़ाया था तब भी बताया था और भी बता रही हूँ आपको। क्लियर? चलिए, तो मैंने आपको सामंजस्यवादी भी पढ़ा, अब पढ़ना है आपको सामंतवादी समाज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको इसमें बताना है कि सामंतवादी समाज से आशय एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें समाज को क्या है, विभिन्न विशेषताओं से विभिन्न समझा जाता है। इसमें बताना है आपको कि जो सामंतवादी ऐसी नई सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था से है जो मध्यकाल में क्या है, मध्यकाल में यूरोप में प्रचलित थी। इसके अंतर्गत समाज के वर्गों का क्या होता है, विभाजन कठोर था। यह व्यवस्था ग्रामीण पर आधारित थी। इसमें केंद्र का क्या होता था, प्रभाव कम हो जाता था। सामंतवाद समाज का शोषण करते थे। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, याद हो मैंने आपको हिस्ट्री जब पढ़ाई थी तो इल्तुतमिश के समय मैंने आपको समझाया था कि उन्होंने अपने जब वो कार्यकाल जब वो गद्दी पर बैठे थे तो उन्होंने 40 मंडल का क्या किया था, गठन किया था। तो इससे क्या हुआ था, जो 40 मंडल के अलग अलग छोटे छोटे सरदार या अमीर कहलाते थे वो बहुत पावरफुल हो गए थे। तो जब फिर बलबन दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था तो उसने क्या किया था, 40 मंडलों के गठन का जो अधिकार थे वो उसने छीन लिए थे। इस लाइन का सामंतवाद का ये मतलब है, अगर आप समझना चाहो। सटीक मैंने आपको इसका उदाहरण दे दिया है, इससे ज़्यादा कोई सटीक नहीं है। या फिर आप ऐसे समझ लो कि जो राजा होता है तो इसमें कमज़ोर थोड़ा होता है, लेकिन जो उसके छोटे छोटे सरदार नहीं होते कि आप ये क्षेत्र संभाल लो, आप ये संभाल लो, तो इनका क्या होता है, कंट्रोल ये ज़्यादा होता है। तो राजा का इन पे क्या होता है, कंट्रोल कम हो जाता है और ये क्या करते हैं, किसानों का शोषण करते हैं। ये है इसका मतलब। क्लियर? चलिए अब हमें इसकी क्या पढ़नी है, विशेषताएं। आप थोड़ा और इसका डिटेल देख लो। इसमें आपको बताना है कि इसमें क्या होता है आपके कि सामाजिक संगठन का जो व्यापार क्या होता है, देखो कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा, समाज का पूरा नियंत्रण किसके पास चला जाएगा, सामंतों के पास रह जाता है, जिसमें सामंजस्य का क्या होता है, अभाव रहता है, जिससे सामाजिक संगठन में एकता का अभाव हो जाएगा। जस्ट ये इसका उल्टा है। अभी तक आपको क्या बता रहे थे कि क्या करने से संगठन मजबूत होगा, लेकिन अगर ये हो जाएगा तो अपना संगठन क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। देखिए अब आपको पहले देखिए हेडिंग दिख रही है, क्या है, लोचपूर्ण का अभाव। देखिए मैंने कहा था लगभग आपको जस्ट उल्टी ही देखने को मिलेंगी। तो ये देखिए लोचपूर्ण का इसमें अभाव बताया गया है, मैंने आपको समझाई थी लोचपूर्ण का मतलब क्या होता है। सेकंड है आपका सामाजिक, देखो अनियंत्रण हो जाएगा, लेकिन इसमें पढ़ते क्या थे, नियंत्रण। तो ये देखिए ये भी उल्टा है। आपसी संघर्ष, वो तो उसमें भी था। सामाजिक सुरक्षा का देखो अभाव हो गया, उसमें रहता था। इसमें है कि सामाजिक नियंत्रण क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। फिर बताना है आपको धार्मिक प्रभाव, देखो फिर है कुलीन समाज, वर्चस्व, सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा। कुलीन परिवार मतलब होते हैं बड़े अमीर व्यक्ति। तो आपका जो मैं सामंतवादी समाज था वो भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। और आपकी ये विशेषताएं जो मैंने आपको 7-8 विशेषता बताई हैं, इसमें आप ये समझ लो जो मैंने आपको पहले बताई थी उसका जस्ट आपको नेगेटिव करते जाना है, तो आपकी ये डिटेल में हो जाएगा। तो आपका चैप्टर 2 यूनिट जो है कंप्लीट हो चुका है। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।